तो चलिए आज हम शुरू करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। अगर सिंधु सभ्यता का विस्तार की बात करें तो सबसे ये इसका 3 देशों में विस्तार है, भारत, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। और इसका आकार की बात करें, विस्तार या आकार की, तो इसका आकार त्रिभुजाकार है। और इसके उत्तर, दक्षिण और पूर्वी पश्चिमी स्थलों के बारे में बात करें तो इसका उत्तरी स्थल मांडा है, जो जम्मू कश्मीर के अखनूर ज़िला, जो चिनाब नदी के किनारे स्थित है, वहाँ पर है। और ये मांडा की खोज जगपत जोशी जी ने की थी। और इसका दक्षिणी स्थल की बात करें हम तो यह दायमाबाद है, जो कि महाराष्ट्र में है। यह गोदावरी नदी की सहायक नदी परवरा नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज वीपी उपाध्याय ने की थी। और इसके पूर्वी स्थल की बात करें तो यह आलमगीरपुर यूपी, जो कि मेरठ में स्थित है। यह हिंडन नदी के किनारे स्थित है। इसका उत्खनन कार्य यज्ञदत्त शर्मा ने करवाया था। और पश्चिमी स्थल की बात करें तो यह सुतकोंगडोर, जो बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। यह दास नदी के किनारे स्थित है। इसका उत्खनन कार्य आर.एल. स्टीन ने करवाया था, या आर.एल. स्टाइन ने करवाया था। अगर हम उत्तर से दक्षिण स्थलों के बीच की दूरी देखें तो यह 1400 किलोमीटर है। सबसे उत्तरी स्थल और सबसे दक्षिणी स्थल के बीच की दूरी देखेंगे तो 1400 किलोमीटर। और सबसे पश्चिमी और पूर्वी स्थलों के बीच की दूरी देखेंगे तो हम 1600 किलोमीटर दूर है। अर्थात इसका पूरब से पश्चिम विस्तार ज़्यादा था। अगर हम इसका क्षेत्रफल यानी कुल क्षेत्रफल जहाँ तक इसका विस्तार था तो यह 12,99,600 किलोमीटर, लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ था। भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण किया। यही नाम इस सभ्यता का मूल नाम था, क्योंकि सर्वप्रथम सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास स्थलों की जानकारी हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता के कई नाम हैं, देखते हैं। जैसे कि हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता की बात करें, हड़प्पा सभ्यता इसका नाम क्यों पड़ा, तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के जब पहला खोज हुई तो इसके बारे में जानकारी, जो पहला स्थल था वो हड़प्पा स्थल की ही खोज हुई, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता उसके पहले स्थल के खोज के नाम पर रख दिया गया। और शहरी या नगरीय सभ्यता की बात करें तो शहरी सभ्यता इसलिए कहा गया कि जैसे वर्तमान में जो शहर होते हैं उनमें पक्की ईंटों के घर बने होते हैं, पानी निकलने के लिए नालियाँ होती हैं। इसी तरह से उस समय भी पक्की ईंटों के मकान और पानी निकालने के लिए पक्की नालियों की व्यवस्था और एक नगर नियोजित पैटर्न पर मकानों का विकास हुआ था, इसलिए इसे शहरी या नगरीय सभ्यता कहा जाता है। कांस्ययुगीन सभ्यता क्यों कहा जाता है, तो इसे कांस्ययुगीन सभ्यता इसलिए कहा जाता था क्योंकि उस समय में कांसा, जो कि तांबे और टिन से मिलकर बनता है, इस धातु का भी प्रयोग किया जाता था। सिंधु सरस्वती सभ्यता इसलिए कहते हैं, तो इसको सिंधु सरस्वती सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि यह सिंधु और सरस्वती यानी घग्गर नदियों के किनारे बसा हुआ है। आगे देखेंगे हम लोग। अगर सिंधु घाटी सभ्यता का काल निर्धारण की बात करें तो अगर कार्बन 14 डेटिंग के अनुसार देखेंगे तो 2350 से 1750 ईस्वी पूर्व इसका टाइम पीरियड बताया जाता है, जो कि सर्वमान्य है। इसी टाइम पीरियड को ज़्यादातर आंसर के रूप में दिया जाता है, जो यही माना जाता है। और कई लोग इतिहासकार हैं जो बताते हैं कि इसका टाइम पीरियड, जैसे माधव स्वरूप वत्स के अनुसार अगर देखें तो 3500 से 2700 ईसा पूर्व बताया जाता है। और सर जॉन मार्शल के अनुसार देखें तो 3250 से 2750 ईसा पूर्व बताया जाता है। और NCERT के अनुसार अगर हम देखेंगे तो यह 2500 से 1800 ईस्वी पूर्व के बीच बताया जाता है इसका टाइम पीरियड। अगर हम नगर योजना के बारे में देखें, सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना कैसी थी, तो उसके बारे में देखते हैं। सिंधु सभ्यता के प्रमुख नगर व्यवस्थित रूप से बसाए गए थे। प्रत्येक नगरों में सड़कों का जाल बिछा होता था। इसे ग्रिड पद्धति भी कहा जाता है। प्रत्येक सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रत्येक नगरों के प्रत्येक भवनों
के मुख्य दरवाजे मुख्य सड़कों की ओर ना खुलकर गलियों में खुला करते थे। मुख्य सड़क की ओर ना खुलकर गलियों में खुला करते थे। लेकिन लोथल एक ऐसा शहर था जिसके दरवाजे गलियों में ना खुल करके मुख्य सड़क की ओर खुला करते थे। ये इसका अपवाद के रूप में था। सिंधु घाटी सभ्यता के सभी नगर दुर्गीकृत थे सिवाय एक नगर को छोड़कर, जो चंदहुदड़ो नगर था वह दुर्गीकृत नहीं था। आगे बढ़ेंगे हम। चंदहुदड़ो नगर यह एक इंडस्ट्रियल एरिया था, औद्योगिक नगर था। सिंधु घाटी सभ्यता से प्रत्येक भवनों से पानी निकालने के लिए नालियाँ बनवाई गई थी और इन नालियों को पत्थरों से ढका गया था। ये दिखाती है कि उनका नगर नियोजन कितना अच्छा था और शहरी कितना था। उस समय की बात है कि नालियाँ ढकी होती थी। पानी सोखने के लिए बड़े बड़े सोख्ते बनाए गए थे और सिंधु घाटी सभ्यता के प्रत्येक भवन पक्की अर्थात जली हुई ईंटों के बने थे। इन ईंटों का अनुपात 4:2:1 था, यानी लंबाई उसकी 4 अनुपात में, चौड़ाई 2 अनुपात में और ऊंचाई 1 अनुपात में थी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों की व्यवस्था बहुत ही अच्छी थी। आगे हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल। जैसे सबसे पहले हड़प्पा के बारे में देखेंगे हम लोग। ये सबसे पहला सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल था, इसीलिए इसके नाम पर ही सभ्यता का नाम भी रख दिया गया था, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में साहिवाल ज़िले में सिंधु की सहायक नदी रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। ये पूछ लेता है कि सिंधु की सहायक नदी जो रावी नदी है उसके किस तट पर हड़प्पा शहर स्थित है, तो उसके बाएं तट पर स्थित है। ये साहिवाल ज़िला को ही वर्तमान में पहले इसका नाम मोंटोगोमरी ज़िला था। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने किया था। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने किया था। यहाँ से कुछ चीज़ें मिली हैं, कुछ प्रमुख साक्ष्य मिले हैं। जैसे देखेंगे यच नामक समाधान, इसका नाम दिया गया है समाधान यच। कब्रिस्तान R37, कांसे का आईना मिला है यहाँ से हड़प्पा से धोती पहने हुए मातृ देवी की मूर्ति मिली है और यहीं हड़प्पा से ही लाल बलुआ पत्थर की मूर्तियाँ मिली हैं। 16 भट्ठे मिले हुए हैं, 16 भट्ठे अर्थात 16 चूल्हे मिले हुए हैं। गेहूँ और जौ के दाने का साक्ष्य यहीं से मिला है। ताबूत समाधान मिला हुआ है, जो बक्से में बंद करके दफनाया जाता था, उसके भी साक्ष्य यहीं हड़प्पा से मिले हुए हैं। चांदी का प्राचीनतम साक्ष्य भी यहीं से मिला है। नगर योजना का साक्ष्य भी यहाँ से मिलता है क्योंकि यह बड़े शहर थे। मजदूरों का निवास स्थान, इसका भी साक्ष्य यहाँ से मिला हुआ है। आगे देखेंगे हम मोहनजोदड़ो के बारे में। यह मोहनजोदड़ो हड़प्पा का सबसे बड़ा शहर है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे या सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है। यह हड़प्पा कालीन स्थल पाकिस्तान प्रांत के लारकाना ज़िले में पूछ लेता है। पाकिस्तान प्रांत के किस ज़िले में स्थित है, तो यह लारकाना ज़िले में स्थित है। सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला, ये इंपॉर्टेंट है। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला या भूतों का टीला या प्रेतों का टीला कहा जाता था। मोहनजोदड़ो को ही सिंध का बाग, ये बाग होगा, या नकलिस्तान कहा जाता था। ये पूछ लेता था मृतकों का टीला किसे कहा जाता है, तो यह मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में सर जॉन मार्शल के ही निर्देशन में राखाल दास बनर्जी ने या RD बनर्जी ने की थी। यहाँ से कुछ प्रमुख साक्ष्य मिले हुए हैं, जैसे विशाल स्नानागार, इसकी लंबाई 11.88 मीटर और चौड़ाई 7.23 मीटर और ऊंचाई 2.43 मीटर है। ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, ये पता होना चाहिए कि सबसे बड़ा विशाल स्नानागार यहीं मोहनजोदड़ो से मिला था। और विशाल अन्नागार, यहाँ से विशाल अन्नागार और विशाल स्नानागार दोनों मिले थे। विशाल अन्नागार था जो यह मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत थी। इसकी लंबाई 45.6 मीटर और चौड़ाई 15.7 मीटर थी। और यहाँ से देखने क्या क्या मिला था, तो यहीं से रसोई घर के साक्ष्य मिलते हैं। कुम्हार के 6 भट्ठे मिले हैं। कांस की नर्तकी, सूती कपड़े, ये इंपॉर्टेंट है। कांस की नर्तकी
और सूती कपड़े। पुजारी का मंदिर यहीं से मिला है। महाविद्यालय। पशुपतिनाथ की आकृति वाली मुद्राएं यहीं से मिले, ये इंपॉर्टेंट है। कांस की नर्तकी हो गया, सूती कपड़े हो गया, पशुपतिनाथ की आकृति वाली मुद्राएं हो गया, पुजारी का मंदिर, ये सब इंपॉर्टेंट है। हाथी का कृपाल खंड, घोड़े के दांत, स्वास्तिक चिन्ह, ये इंपॉर्टेंट है। मलेरिया का साक्ष्य, ये भी इंपॉर्टेंट है। घर के अंदर कुआं, ये साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिले हुए हैं, ये इंपॉर्टेंट है। कांस की नर्तकी हो गया, सूती कपड़े हो गया, और घोड़े के दांत हो गया, स्वास्तिक चिन्ह हो गया, मलेरिया का साक्ष्य, ये सब पूछे जाते हैं एग्जाम में। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच 400 मील की दूरी है। यहाँ से कांसे की धातु की नृत्य करती हुई निर्वस्त्र बालिका की मूर्ति मिली हुई है। हड़प्पा सभ्यता में जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो शहर है, एक महोदय थे पिग्गट महोदय, वो भी इतिहासकार थे। उन्होंने कहा है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानियाँ, इनको संज्ञा दी है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानियाँ कहा है पिग्गट महोदय ने। अब अगला स्थल हम देखेंगे सुतकोंगेडोर। यह सैंधव काल का सबसे पश्चिमी स्थल है। यह स्थल पाकिस्तान में बलूचिस्तान प्रांत के दाश्क या दस्क नदी के तट पर स्थित है। यह जो सुतकोंगेडोर है, यह बलूचिस्तान प्रांत के दस्क नदी के तट पर स्थित है। इस स्थल का उत्खनन कार्य R.L. स्टाइन ने करवाया था। किसने करवाया था? तो R.L. स्टाइन ने करवाया था। यहाँ से मानव की अस्थियाँ, राख का ढेर, यह राख से भरा बर्तन, तांबे की कुल्हाड़ी और मिट्टी की बनी हुई चूड़ियों का साक्ष्य मिला हुआ है। सुतकोंगेडोर से यहाँ मानव की अस्थियाँ, राख से भरा बर्तन, तांबे की कुल्हाड़ी, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग देख लीजिएगा। आगे देखते हैं हम कालीबंगा के बारे में। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। यह सैंधवकालीन स्थल राजस्थान प्रांत के हनुमानगढ़ जिले में सरस्वती, जिसे घग्गर नदी कहा जाता है, नदी के तट पर स्थित है। हनुमानगढ़ जिले में सरस्वती या घग्गर नदी के तट पर स्थित है। इस स्थल का उत्खनन कार्य 1961 ईस्वी में बीबी लाल और वी के थापर ने करवाया था 1961 ईस्वी में। यहाँ से जुते हुए खेत का साक्ष्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो जुते हुए खेत का साक्ष्य कालीबंगा से मिला है। एक साथ 2 फसल उगाए जाने का साक्ष्य, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछता है कि एक साथ 2 फसल उगाए जाने का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? तो यह भी कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। चना और सरसों को एक साथ उगाया जाना, यह भी कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। लकड़ी की नाली का साक्ष्य भी कालीबंगा से प्राप्त हुआ। भूकंप का साक्ष्य, अंडाकार समाधान, युगल समाधान, अग्निकुंड, सिलवट्टे और ऊंट का साक्ष्य, यह सब कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। कालीबंगा एक मलिन बस्ती थी, कहा जाता है ऐसा कि यह दिनहीन मलिन बस्ती थी। आगे देखेंगे हम धौलावीरा के बारे में। धौलावीरा का शाब्दिक अर्थ सफ़ेद रंग का कुआं है। यह सैंधवकालीन स्थल गुजरात राज्य के भचाऊ जिले में पड़ता है। इस स्थल की खोज 1967 में जगपत जोशी जी ने की थी। धौलावीरा गुजरात राज्य के भचाऊ जिले में पड़ता है। इस स्थल की खोज 1967 ईस्वी में जगपत जोशी द्वारा की गई थी। यहाँ से मानव और पशुओं की आकृतियाँ, एक श्रृंगी पशु अंकन वाली मुद्राएं, 16 से अधिक जलाशय का साक्ष्य पाया गया है। धौलावीरा 3 भागों में विभाजित था: दुर्ग टीला, मध्यम टीला और नगर टीला। ये जो मध्यम टीले से ही स्टेडियम का साक्ष्य मिलता है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि स्टेडियम का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो ये मध्यम टीले से ही। धौलावीरा 3 भागों में बटा था, एक दुर्ग टीला, मध्यम टीला और नगर टीला। और धौलावीरा के बारे में कहा जाता है कि यहाँ की जो जल निकासी प्रणाली थी या जल प्रबंधन की जो प्रणाली थी, वो सबसे उच्च किस्म की थी। कहा जाता है हड़प्पा सभ्यता में जो जल प्रबंधन की सबसे अच्छी प्रणाली थी वो धौलावीरा में ही थी। और इसको 2021 में धौलावीरा को यूनेस्को ने हेरिटेज साइट घोषित किया, जो 40वें नंबर की है, ये देख लीजिएगा।
चनहुदड़ो या सैंधवकालीन स्थल पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। चनहुदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इस स्थल की खोज NG मजूमदार, नवीन गोपाल मजूमदार के द्वारा की गई। यहाँ से मनके बनाने के कारखाने, सोने के मनके, वक्राकार ईंटें। ये पूछता है कि वक्राकार ईंटें कहाँ से मिली है, तो यह वक्राकार ईंटें चनहुदड़ो से मिली है। ईंटों पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का चित्रांकन और कुछ प्रसाधन, जैसे काजल और लिपस्टिक का साक्ष्य यहीं से पाया गया। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। लिपस्टिक का साक्ष्य कहाँ से पाया गया है, तो चनहुदड़ो से। सौंदर्य प्रसाधन के रूप में काजल और लिपस्टिक का साक्ष्य पाया गया है। सैंधव सभ्यता के बाद जो चनहुदड़ो स्थल था, वहाँ सैंधव सभ्यता के बाद कहा जाता है कि झूकर झाकर संस्कृति विकसित हुई थी। ये इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, झूकर झाकर संस्कृति कहाँ विकसित हुई थी, तो यह चनहुदड़ो में हुई थी। चनहुदड़ो को सैंधव सभ्यता का औद्योगिक नगरी, इंडस्ट्रियल सिटी कहा जाता है। चनहुदड़ो बिना दुर्गों वाला नगर था। ये अपवाद स्वरूप हमने आगे पढ़ चुका है कि जो हड़प्पा सभ्यता के ज़्यादातर नगर थे, या कह दें तो एक नगर को छोड़कर सारे नगर दुर्गीकृत थे। जो चनहुदड़ो नगर था वह दुर्गीकृत नहीं था। अब आगे देखेंगे हम लोग रंगपुर। यह सैंधवकालीन स्थल गुजरात राज्य के काठियावाड़ जिले में मादर नदी के तट पर स्थित है। इस स्थल की खोज 1953-54 में रंगनाथ राव द्वारा कराई गई। यहाँ से चावल का साक्ष्य, धान की भूसी का साक्ष्य, कच्ची ईंटें, बड़ी पक्की ईंटों के दुर्ग, बाजरा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाजरा हो गया, चावल हो गया, धान की भूसी हो गया, कच्ची ईंटें हो गया, ये इनका साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो रंगपुर से। आगे हम लोथल के बारे में देखेंगे। यह सैंधवकालीन स्थल गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले में साबरमती और भगवा नदी के मध्य, जो लोथल स्थल है अहमदाबाद जिले में साबरमती और भगवा नदी के मध्य स्थित है। इस स्थल का उत्खनन कार्य 1954 ईस्वी में SR राव और रंगनाथ राव ने करवाया था। ये इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि लोथल की खोज कब हुई थी और किसने की थी, तो 1954 ईस्वी में SR राव और रंगनाथ राव ने कराया था। लोथल को लघु हड़प्पा और लघु मोहनजोदड़ो कहा जाता है। यहाँ से विश्व का सबसे प्राचीनतम गोदीवाड़ा, यानी पोर्ट इसे डॉकयार्ड कहते हैं, का साक्ष्य पाया जाता है। लोथल एक बंदरगाह शहर था, ये हमने आगे बताया है। ईरानी मुद्राओं, लोथल से ईरानी मुद्राओं का साक्ष्य, धान की भूसी, चावल, हाथी दांत के पैमाने। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हाथी दांत का पैमाना कहाँ से मिला है, तो ये लोथल से पाया गया है। अग्निकुंड का साक्ष्य, युगल सावधान, मृद भांडों पर पंचतंत्र की कहानियाँ। मृद भांड मतलब मिट्टी के बर्तन होता है। मृद भांड पर पंचतंत्र की कहानियाँ, चालाक लोमड़ी का अंकन, अनाज पीसने वाले चक्की या पत्थर, मृद भांडों पर नाव का चित्र, पक्के ईंटों के जलाशय, सोने के मनके बनाने के कारखाने इत्यादि का साक्ष्य लोथल से पाया गया है। लोथल से ईरानी मुद्राओं का साक्ष्य मिलने का मतलब होता है कि यह इसका व्यापार विदेशों से होता था, यह हम कह सकते हैं। सुरकोटदा के बारे में हम देखेंगे। सुरकोटदा गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले में कच्छ के क्षेत्रों में स्थित है। इसका उत्खनन कार्य 1964 ईस्वी में जगपत जोशी जी ने करवाया था। यहाँ से घोड़े की हड्डियों का साक्ष्य पाया गया है। आगे देखेंगे बनावाली के बारे में। बनवाली, यह स्थल हरियाणा राज्य के हिसार जिले में सरस्वती या घग्गर नदी के तट पर स्थित है। जो बनावली स्थल है, हरियाणा राज्य के हिसार जिले में सरस्वती या घग्गर नदी के तट पर स्थित है। इसका उत्खनन कार्य 1974 ईस्वी में RS बिष्ट या रविंद्र सिंह बिष्ट ने कराया था। यहाँ से मिट्टी के बने हुए खिलौने, मिट्टी के बने हुए हल, ये पूछता है मिट्टी का बना हुआ हल कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो यह बनवाली से प्राप्त हुआ है। तांबे की कुल्हाड़ी और जौ के दाने का साक्ष्य, ये बनावली से ही प्राप्त हुआ है। आगे देखेंगे हम राखी गढ़ी के बारे में।
यह स्थल हरियाणा राज्य के हिसार जिले में सरस्वती या घग्गर नदी के तट पर ही स्थित है। इस स्थल का उत्खनन कार्य 1969 में, ये राखी गढ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में देखते हैं सही से। 1969 ईस्वी में सूरज भान सिंह ने करवाया था। राखी गढ़ी कहाँ स्थित है? तो हिसार, हरियाणा के हिसार जिले में सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। इस स्थल का उत्खनन 1969 में सूरज भान सिंह के द्वारा कराया गया। यहाँ से हड़प्पा कालीन संस्कृतियों का साक्ष्य पाया गया है। 2014 में हरियाणा सरकार ने घोषणा कर दी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सैंधवकालीन स्थलों में सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी है। भारत में अगर हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल देखेंगे तो यह राखी गढ़ी है, और दूसरा सबसे बड़ा स्थल धौलावीरा है। जबकि 2014 से पहले अगर देखेंगे तो धौलावीरा ही सबसे बड़ा स्थल माना जाता था। वर्तमान में सबसे बड़ा स्थल भारत में अगर देखें तो राखी गढ़ी हो गया है। और पूरे हड़प्पा सभ्यता में सबसे बड़ा स्थल की बात करें तो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान वाला है। भारत और पाकिस्तान, अफगानिस्तान में खोजे गए सभी स्थलों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा स्थल ये मोहनजोदड़ो है। आगे देखेंगे हम तैमाबाद के बारे में। यह स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है। यह महाराष्ट्र राज्य के गोदावरी की सहायक नदी प्रवरा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से तांबे धातु की बनी कगाड़ी, बैलगाड़ी और सारथी युक्त रथ का साक्ष्य पाया गया है। इसकी खोज 1964 में हुई थी। अब देखेंगे रानागुंडई। यह स्थल अफगानिस्तान में है। रानागुंडई, अब कुछ ये जो ऐसे स्थल हैं जो अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान के स्थलों के बारे में थोड़ा हम कम पढ़ते हैं कुछ ये, पर ये कुछ इम्पोर्टेंट है जिसको हम लोग पढ़ेंगे। यह स्थल अफगानिस्तान में है। यहाँ से नहरों का साक्ष्य पाया गया है। तो मुझे नहरों का साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता में कहाँ से पाया गया है? तो रानागुंडई, यह अफगानिस्तान में स्थित है। दधेरी, यह स्थल सैंधव सभ्यता का उत्तरवर्ती स्थल है जो पंजाब राज्य के लुधियाना जिले में स्थित है। यहाँ से धूसर मृदभांड, यानी धूसर मतलब भूरे कलर के मृदभांड होते हैं, पाया गया है। यहाँ से धूसर मृदभांड पाया गया है। यहीं से भारत में आर्यों के आने की सूचना मिलती है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से यह जानकारी प्राप्त होती है कि भारत यहीं से आए थे? तो दधेरी। आगे देखेंगे हम लोग सनौली। सनौली नामक स्थल यूपी के बागपत जिले में स्थित है। यह 125 हड़प्पा कालीन मानव अवशेषों का साक्ष्य पाया गया है। यहाँ से 125 हड़प्पा कालीन मानव अवशेषों का साक्ष्य पाया गया है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। सनौली कहाँ स्थित है? यूपी के बागपत जिले में। कालीबंगा में मृण पट्टिकाओं पर, मिट्टी के पट्टिकाओं पर एक और दोहरी सींग वाले देवता का उल्लेख है और दूसरी तरफ एक बकरी का चित्रांकन किया गया है। अब देखेंगे हम लोग हड़प्पा सभ्यता जिस समय विकसित हुई थी उस समय विश्व में और कौन कौन सी सभ्यताएं विकसित हुई थी, इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के समकालीन विश्व में कौन कौन सी सभ्यता का विकास हुआ या उस समकालीन सभ्यता चल रही थी। तो ये एक मिस्र की सभ्यता चल रही थी जो नील नदी के किनारे स्थित है। दूसरी मेसोपोटामिया की सभ्यता चल रही थी जो दजला और फरात, यूफ्रेटस और टिग्रिस नदियों के बीच चल रही थी, यह विकसित हुई थी। हांगहो की सभ्यता, यह चीन में स्थित है। हांगहो नदी, जिसे पीली नदी भी कहते हैं, ये वहाँ भी ये सभ्यता विकसित हुई थी। मेसोपोटामिया सभ्यता के अंतर्गत हम लोग दो सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं, एक बेबीलोनिया की सभ्यता और दूसरी सुमेरिया की सभ्यता। आगे देखेंगे हम लोग सैंधव कालीन धार्मिक जीवन, जो सैंधव सभ्यता के लोग थे उनका धार्मिक जीवन कैसा था? तो सैंधव कालीन धार्मिक जीवन बहुदेववादी, मंत्रोपासक था। जैसे मातृ देवी की पूजा, नाग पूजा, वृक्ष पूजा में जैसे पीपल जैसे वृक्षों की पूजा होती थी इत्यादि का साक्ष्य पाया गया। मोहनजोदड़ो से पशुपति पूजा, नाग पूजा, जल पूजा का साक्ष्य पाया गया है। पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो
नामक स्थल से किस की पूजा का साक्ष्य पाया गया है? तो पशुपति पूजा, नाग पूजा और जल पूजा का साक्ष्य पाया गया है। और लोथल अग्निकुंड कालीबंगा से अग्निकुंड का साक्ष्य पाया गया है। इसीलिए कहा जाता है कि सैंधवकालीन लोग कर्मकांड में विश्वास रखते थे। सैंधवकालीन अर्थव्यवस्था का मुख्य साधन व्यापार एवं वाणिज्य था। अगर इस सैंधवकालीन सभ्यता की अर्थव्यवस्था में देखेंगे हम, तो इनका मुख्य साधन, अर्थव्यवस्था का मुख्य साधन व्यापार एवं वाणिज्य था। ईरान से भारत का व्यापार होता था, क्योंकि लोथल गोलाकार ईरानी मुद्राओं का साक्ष्य पाया गया है। क्योंकि लोथल से गोलाकार ईरानी मुद्राओं का साक्ष्य पाया गया है। मोहनजोदड़ो और आलमगीरपुर से बेलनाकार मुद्राओं का साक्ष्य पाया गया है। ये मुद्राएं मेसोपोटामिया की मुद्राएं हैं। इन मुद्राओं से यह जानकारी होती है कि पश्चिमी देशों से भारत का व्यापार होता था। इन मुद्राओं के मिलने से यह पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता का लोगों का जो व्यापार था वो पश्चिमी देशों तक था। पश्चिमी देशों को हड़प्पा सभ्यता के लोग पश्चिमी देशों के जो लोग थे वो हड़प्पा सभ्यता से सूती वस्त्र, मसाला, हाथी दांत जैसी वस्तुओं को खरीदा करते थे। और हड़प्पा सभ्यता के लोग इन सभी वस्तुओं का निर्यात करते थे। अब देखेंगे हम हड़प्पा सभ्यता के लोग पशुपालन कैसा था, या फिर पशुपालन में किन किन जानवरों को पालते थे। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग पशुपालन में बैल, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, ऊँट, सूअर, गैंडा, हाथी, बाघ इत्यादि जानवरों का पालते थे। लेकिन गाय का कहीं से भी किसी भी प्रकार से या टेराकोटा की मूर्तियों पर भी गाय का साक्ष्य नहीं पाया जाता। मतलब गाय का पालन का साक्ष्य बिल्कुल नहीं पाया गया है। जबकि घोड़े का साक्ष्य सुरकोटदा, मोहनजोदड़ो और आनागुंडई से पाया गया है। लेकिन पुरातत्ववेत्ताओं और इतिहासकारों ने घोड़े को पशुपालन की श्रेणी में नहीं रखा है, क्योंकि किसी मुहर, खिलौने या मृणपूर्तियों पर घोड़े की आकृति के साक्ष्य नहीं पाए गए। इसलिए घोड़े को पशुपालन की श्रेणी में नहीं रखा गया है। अब देखेंगे हम लोग हड़प्पाकालीन समाज कैसा था। तो हड़प्पाकालीन समाज मातृसत्तात्मक था। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि हड़प्पाकालीन समाज मातृसत्तात्मक था या पितृसत्तात्मक था या फिर दोनों था। तो ये सही हो जाएगा, मातृसत्तात्मक था, क्योंकि यहाँ से सर्वाधिक मात्रा में मातृदेवी की मूर्तियों को साक्ष्य पाया गया है। हड़प्पा काल में सती प्रथा, ये इंपॉर्टेंट है, दास प्रथा, जादू टोना, सूती वस्त्र, आभूषण और शतरंज का खेल इत्यादि का प्रचलन था। सती प्रथा भी प्रचलित थी, दास प्रथा का भी प्रचलन था, जादू टोना, सूती वस्त्र, इन सभी चीज़ों का प्रचलन था। हड़प्पाकालीन लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते थे। ये समाज में 4 वर्गों में विभाजित थे। नंबर 1 योद्धा, नंबर 2 व्यापारी, नंबर 3 कृषक और नंबर 4 श्रमिक। ये 4 वर्गों में विभाजित थे। सैंधव सभ्यता के अगर पतन का कारण हम लोग देखेंगे, जिस प्रकार सैंधव सभ्यता के काल में निर्धारण में विद्वानों के कई मतभेद हैं, उसी प्रकार सैंधव सभ्यता के पतन के बारे में विद्वानों का अपना अपना मत है। सभी लोग अपना अलग अलग मत देते हैं। जैसे सर जॉन मार्शल और SR राव ये बताते हैं कि सैंधव सभ्यता का पतन बाढ़ के कारण हुआ था। जैन कैनेडी के अनुसार ये बताते हैं कि मलेरिया के प्रभाव के कारण ये हड़प्पा सभ्यता का विनाश हुआ था या पतन हुआ था। स्टुअर्ट पिगट, मार्टिमर व्हीलर और गार्डन चाइल्ड ये तीनों लोग बताते हैं कि नहीं, बाह्य आक्रमण हुआ था जिससे हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया था। और एक थे मार्क RL स्टाइन, उन्होंने बताया कि नहीं, भूकंप आया था जिससे ये हड़प्पा सभ्यता का विनाश हो गया था। इन सभी में सर्वाधिक मान्य बाढ़ एवं बाह्य आक्रमण माना जाता है। अगर सर्वाधिक देखें तो बाढ़ ही माना जाता है कि बाढ़ आई थी और हड़प्पा सभ्यता का विनाश हो गया था। अब हम देखेंगे हड़प्पा सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है। और लोथल एवं सुरकोटदा ये 2 स्थल बंदरगाह शहर थे, मतलब ये समुद्र के किनारे स्थित थे। सिंधु सभ्यता की लिपि
भाव चित्रात्मक थी या दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, यानी ऐसे ऐसे लिखी जाती थी। बाईं से और दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, सॉरी, दाईं से बाईं ओर ऐसे। जब एक लाइन ख़त्म हो जाती थी तो फिर यह बाईं से दाईं ओर, इसी तरह से फिर दाईं से बाईं ओर, इस तरह से यह लिखा जाती थी। अगर लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सबसे पहली सभ्यता की बात करें तो वह सुमेरिया की सभ्यता थी। लेखन कला की उचित प्रणाली जो पढ़ी जा सकी हो, हड़प्पा सभ्यता की तो लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, पर ये जो सुमेरिया की सभ्यता थी यह उचित प्रणाली में लिखी गई थी। तो सबसे पहले कहते हैं कि लेखन कला की उचित प्रणाली का विकास सुमेरिया की सभ्यता में हुआ था। सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल गेहूँ और जौ थी। सैंधववासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल गेहूँ और जौ और मिठास के लिए वह शहद का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता में तौल की इकाई 16 के अनुपात में थी, यानी 16 के गुणज में थी। सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहिया या 4 पहिया बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का प्रयोग करते थे। मेसोपोटामिया के अभिलेख में वर्णित शब्द मेलूहा, इसका अभिप्राय सिंधु सभ्यता से है। जो मेसोपोटामिया के अभिलेख में वर्णित मेलूहा शब्द है, इसका अभिप्राय सिंधु सभ्यता से है। ये आगे देखिए, पिग्गट महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानियाँ कहा है। सिंधु सभ्यता के लोग मनोरंजन के लिए मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु या पक्षियों को लड़ाना, चौपड़ या पासा खेलना इत्यादि का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे। हड़प्पा से प्राप्त आयताकार मोहर पर स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है। तो इतने हड़प्पा सभ्यता के बारे में इतनी जानकारियाँ थी। और हम देख लेते हैं सिंधु काल के विदेशी शासक। जो सिंधु काल में जो विदेशी व्यापार था वो कहाँ कहाँ से होता था, तो जैसे तांबा जो था, जो तांबा था वह खेतड़ी की खान से निकाल कर निर्यात किया जाता था।